अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिस्ट्री में क्लास 9 के रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हम पिछले ही टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास हम उसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो ये अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी शॉप जाते हैं। जब शॉप जाते हैं तो उसे कहते हैं कि 1 किलो शुगर दे दें। जब वो 1 किलो शुगर देता है तो एक साइड पर तो शुगर रख देता है, लेकिन दूसरी साइड पर कंपैरिजन के लिए 1 kg का पत्थर रख देता है, स्टोन। तो वो जब 1 kg का पत्थर रखता है, स्टैंडर्ड वेट होता है वो हमारे पास। जब ये स्टैंडर्ड वेट एक जगह पर रखता है, दूसरी साइड पर हमारे पास जो है शुगर रखता है। जब शुगर रखता है तो ये इसके साथ कंपेयर करता है, तब जाकर हमारे पास 1 kg शुगर आते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि शुगर को हमने रिलेट किया है स्टैंडर्ड वेट के साथ, जो कि हमारे पास 1 kg के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास शुगर भी 1 kg आ जाती है। तो 1 किलोग्राम ऑफ शुगर को हम कंपेयर करते हैं 1 kg के स्टोन के साथ। इसी तरह अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को जानना हो या इनका एटॉमिक मास निकालना हो, तो इसके साथ हम क्या करेंगे। इधर तो हमने स्टैंडर्ड वेट रख दिया है शुगर को कंपैरिजन के लिए, तो हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसा करेंगे कि हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को लिया, लेकिन हाइड्रोजन के नुकसानात ज़्यादा थे। क्यों? कि ये हमारे पास फ्लेमेबल है। सेकंड केस इसमें यह आता है कि 1.008 ग्राम इसका वेट जो है काफ़ी लो है, और ये हमारे पास आसानी से मिलता भी नहीं है, ये स्टेबल भी नहीं है। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को नहीं लिया। फिर हमने पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे एलिमेंट को उठाया जिसका नाम है कार्बन को उठाया। कार्बन हमारे पास सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि इसकी नेचुरल अबेंडेंस सबसे ज़्यादा है हमारे पास, हमारे अर्थ में। सेकेंड वन हमारे पास ये बात कार्बन में आती है कि ये स्टेबल भी है, ये हर एक के साथ आसानी से मिल जाता है। थर्ड वन हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। हमारे पास कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। लेकिन इन तीनों में से हमने सिर्फ कार्बन 12 वाले आइसोटॉप को लिया। क्यों? कि इसकी नेचुरल अबेंडेंस भी ज़्यादा है और ये हमारे पास स्टेबल भी है, और ये आसानी से हमें हमारी अर्थ में मिल सकता है। इसलिए हमने कार्बन 12 को लिया रिलेटिव एटॉमिक मास को जानने के लिए। इसके बाद हम आते हैं यहाँ हमारे पास कार्बन 12 को लिया। कार्बन 12 यहाँ ये लिखा है कि एटम कैन नॉट बी स्प्लिट बट वी मूव ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एटम जो हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास स्प्लिट नहीं होते, लेकिन ये हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास इसमें ये रिलेट करते हैं इसके साथ। कार्बन को हमने उठाया, इसके हमने 12 पार्ट्स किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके 12 पार्ट्स लिए। कार्बन को उठाया, इसके 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। कार्बन 12 हमने लेना है। कार्बन 12 हम क्यों कहते हैं? क्यों कि हमने कार्बन को उठाया, उसके 12 पार्ट्स लिए, और 12 पार्ट्स में से 12 नंबर पार्ट को हमने उठाया और इसको हमने रिलेट किया, और पार्ट्स को हमने रहने दिया। कार्बन में हमने 12 नंबर पार्ट उठाया। 12 पार्ट ऑफ द कार्बन कैन टेक एंड रिलेट विद द एटॉमिक मास। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एटम कैन नॉट बी स्प्लिट बट वी मूव ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि हमारे पास एटम स्प्लिट नहीं होता, लेकिन हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। जब हमने कार्बन 12 को उठाया, एक जगह पर हमने कार्बन 12 को उठाया, दूसरी जगह पर हमने एक दूसरे पीरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट को उठाया। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन उठा लिया। जब हमने हाइड्रोजन उठाया, एक साइड पर हमने कार्बन 12 का एक ये 12 नंबर हिस्सा यहाँ रखा, जिसका हमारे पास 1 यूनिट है। ये हमारे पास 1 यूनिट उठाया हमने, जिसका हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24 -24 इसका वेट है। इसको हमने यहाँ रखा दूसरी साइड पर हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन और ये जब दोनों इसके बैलेंस्ड इक्वल हो गए, तब जाकर हमें पता चला कि कार्बन 12 के एक पार्ट को हमने उठाया, जिसका वेट हमारे पास एवरेज एटॉमिक वेट जो है 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -24 है।
और वो दूसरी साइड पर जब हाइड्रोजन रखा वो उसके इक्वल आया, तो इट्स मीन दैट के बैलेंस इक्वल हुआ, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका जो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 है। अनदर एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम हीलियम को उठाते हैं, तो जब हम हीलियम को लेते हैं तो कार्बन 12 के पार्ट को हम उठाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे। जब हमने एक पार्ट रखा, हीलियम को दूसरी साइड पर रखा, बैलेंस नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा पार्ट भी रखा, फिर भी हमारे पास ये बैलेंस नहीं हुआ। जब हमने कार्बन 12 के 4 पार्ट्स रखे, कार्बन 12 के 4 पार्ट्स रखे, तब जाकर हमारे पास दूसरी साइड पर जो इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है वो पूरा इक्वल में आ गया। तो बैलेंस्ड हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो 4 है। अभी आते हैं डिफिनीशन की तरफ। इसी तरह अगर हम एक दूसरी एग्जांपल भी लें बेंजीन की, तो इसको भी हम इस तरह C6H6 बेंजीन, इस तरह हम कार्बन के पार्ट्स को उठाएंगे, दूसरी साइड पर रखेंगे, पार्ट्स को उठाते रहेंगे यहाँ तक कि हमारे पास ये बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस्ड हो जाए तो इट्स मीन कि हमारे पास बेंजीन का जो एटॉमिक मास है वो इसके कार्बन 12 के पार्ट पर डिपेंड करता है। डिफिनीशन में क्या कहते हैं? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12। हमारे पास कार्बन के 12वें हिस्से को, जैसे कि मैं यहाँ बता चुका हूँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली नहीं है। कार्बन के 12वें हिस्से को हम लेते हैं और उसके हम रिलेट करते हैं दूसरे किसी भी पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट को उठाकर उसके साथ बैलेंस को करते हैं। थैंक यू।